राजस्थान बोर्ड में व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का दोबारा से पेपर होना कुछ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय खबर है और कुछ बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा अथक मेहनत करते हुए पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया था और वो लगातार कमेंट कर रहे थे, सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही एग्ज़ाम का खबर सुना वो शॉक में आ गए, सारी मेहनत बेकार चली गई। चलो खैर, जो होना तो सो हो गया। अब बारी है दोबारा से तैयार होने के लिए, क्योंकि 9 अप्रैल को आपका पेपर है, 9 अप्रैल 2025 को। अब शुरू से दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम है, इनफ टाइम है कि आपने जो भी गलतियां की उन गलतियों को हम सुधार सकें। इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं दोबारा आपके लिए एक नया क्लास, शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज़ को, जहां पर हमें वन शॉट भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 आपका क्या, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट का नेचर एंड मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ना है प्रबंधन क्या होता है, कि व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट, राइट, इसकी बात करेंगे। प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट नॉर्मली हम कह रहे हैं हमारे जीवन में हर एक स्तर पर, हर एक जगह पर, हर एक पहलू में हमें चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रबंध का मतलब ही होता है चीज़ों को कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाएगा, कौन करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना। और जब हम बिजनेस में प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, जहाँ पर प्रबंध से जुड़े हुए लोग, मतलब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो प्रबंध संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और अपने द्वारा सब लोग मिलके प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, बिजनेस के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं प्रबंध क्या है। प्रबंध वास्तव में क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों को एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। मतलब जहां पर व्यवसाय के कार्यों को एक बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न किया जाता है, तो संपन्न करने की इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप यथार्थ में व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि प्रबंध को दूसरे से, प्रबंध का मतलब दूसरों से कार्य कराने की कला, कि आप अगर मैनेजर है तो कितने अच्छे तरीके से आप अपने अनुयायियों से, फॉलोअर्स से, आप अपने एम्प्लॉय को काम में लगाकर काम निकलवा सके। तो एक अच्छे मैनेजर का यही गुण होता है कि अपने एम्प्लॉय से अच्छे तरीके से, वेल तरीके से काम निकालना। तो यहाँ पर व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना कि कार्य सर्वोत्तम एवं वित्त व्ययितापूर्ण विधि से कैसे किया जा सकता है। ये सोचना कि काम कौन करेगा और काम को कम समय में, कम लागत पर किस तरह से सुचारू तरीके से पूरा किया जा सकता है, तो उसको हम प्रबंध के नाम से जानते हैं। अगर प्रबंध को समझना है तो प्रबंध को हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग अर्थों में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध एक क्रिया के रूप में। किसके रूप में? क्रिया के रूप में। प्रबंध एक कार्य है, प्रबंध के अंतर्गत कई सारे कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तो व्यवसाय के कार्यों को पूर्ण कराना ही प्रबंध है। व्यवसाय के अंतर्गत क्रय विक्रय होता है। क्या होता है बेटा? क्रय विक्रय होता है। व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन कार्य पूरा किया जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत नियुक्तिकरण होता है। व्यवसाय के अंतर्गत कम्युनिकेशन होता है। इन सभी कार्यों को सुचारू पूर्वक पूरा करना ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तो वो प्रबंध है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में, प्रबंध एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है। प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर स्टेप टू स्टेप हर चीज़ को पूर्ण किया जाता है। सबसे पहले नियोजन तैयार किया जाता है, प्लानिंग के बाद संगठन तैयार किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करने के लिए नियुक्तिकरण किया जाता है, यानी कि लोगों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। फिर उनको निर्देशित किया जाता है काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और बाद में होने वाले काम को नियंत्रण किया जा रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करता है प्रबंध, इसलिए प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक संकाय है। संकाय का मतलब विषय है। प्रबंध एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्रबंध को हम अलग अलग तरह से, प्रबंध कार्य करने की एक कला है, प्रबंध कार्य की करने की विज्ञान है,
प्रबंध कार्य, कला और विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि कला बताता है कि किसी कार्य को किस तरीके से किया जाए, तो प्रबंध ही यही बताता है कि व्यवसाय के कार्य को अच्छे तरीके से, उचित ढंग से, उचित प्रकार से, किस प्रकार से किया जा सके। जबकि विज्ञान बताता है कि किसी कार्य को एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत, सुनिश्चित जो है सिद्धांतों के तहत, नियमों के तहत कैसे कर। तो ये इस प्रकार से प्रबंध दोनों के आधारित है, कला भी है और यहाँ विज्ञान भी है। फिर एक कला एक समूह, सॉरी प्रबंध एक समूह है। मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध किया जाता है ग्रुप ऑफ मेंबर, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जहां पर लोग मिलके अपने समूह के लिए, पूरे व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं। व्यवसाय कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, व्यवसाय में ऊपर से नीचे तमाम लोग कार्य करते हैं। प्रबंध उन सभी के लिए काम करता है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध व्यक्तिगत नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति को प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। प्रबंध मैनेजमेंट वहाँ जरूरत है जहाँ पर लोगों का समूह काम करता है। व्यवसाय, कंपनी, कोई भी उद्योग, वहाँ प्रबंध की आवश्यकता होती है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे कोई भी एक कार्यक्रम हो, वहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में विशेषताएं बहुत पूछी जाती हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारी विशेषताओं को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्रबंध का उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध हमेशा अपने व्यवसाय के उद्देश्य यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, क्योंकि सबसे पहला काम होता है लक्ष्य निर्धारित करना कि हम जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाहते हैं। तो उद्देश्य को पाने के लिए जो कार्य करता है वो प्रबंध है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया, जैसे मैंने कहा प्रबंध एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता, प्रबंध पूरे व्यवसाय के लिए कार्य करता, पूरा व्यवसाय जो कि एक समूह है। तो प्रबंध हमेशा समूह को साथ में लेके चलने की एक प्रक्रिया है। प्रबंधन मानवीय प्रयासों से संबंधित है। जो प्रबंध का कार्य होता है ये मशीनों से नहीं होता है। प्रबंध का कार्य करने वाला मनुष्य होता है, मानव होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, जो उसके टॉप अधिकारी होते हैं, सब लोग मिलके इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, मतलब प्रबंध व्यवसाय के हर एक स्तर में पाया जाता है, चाहे प्रबंध का उच्च स्तर हो, चाहे प्रबंध का मिडिल स्तर हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, हर एक स्तर में, हर एक जगह प्रबंध होने की आवश्यकता है। बस प्रबंध का स्तर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। जैसे टॉप ऑर्डर वाले पूरे प्रबंध के बारे में कार्य कैसे करना योजना तैयार करते हैं, उसके नीचे जो मैनेजर होते हैं, शाखा प्रबंधक होते हैं, जो डिविजनल मैनेजर होते हैं, उनके हिस्से में जो काम किया उस कार्य को कैसे पूरा करना है उसका प्रबंध करते हैं। उसके नीचे सुपरवाइजर काम करते हैं, सुपरवाइजर के हिस्से में जो काम है किसी पर्टिकुलर वर्क को अपने एम्प्लॉय से कैसे, वो प्रबंध, मतलब हर एक लेवल पर प्रबंध सतत प्रक्रिया है, शुरू से अंत तक चलती रहती है। प्रबंध सर्वव्यापक है, प्रबंध हर जगह पर है। प्रबंध घर में पाया जाता है, प्रबंध स्कूलों में है, प्रबंध जो है हॉस्पिटल में है, प्रबंध पुलिस स्टेशन में, प्रबंध पार्टी में है, प्रबंध क्लासरूम में, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब ये भी प्रबंध की प्रयोग जीवन के हर एक लेवल में होता है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, प्रबंध समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यवसाय भी समाज का एक हिस्सा है। तो व्यवसाय में प्रबंध होता है तो समाज में भी होता है। प्रबंध पृथक अस्तित्व होता है, जो भी प्रबंध हो, व्यवसाय का प्रबंध पृथक होता है। व्यवसाय का मालिक जो ओनरशिप होता है वो अपने घर में होता है, लेकिन व्यवसाय को चलाने वाला मालिक नहीं होता है, व्यवसाय को चलाने वाला प्रबंधक होता है। ठीक है, इसलिए प्रबंध और व्यवसाय दोनों अलग अलग होते हैं। प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। समन्वयकारी शक्ति का मतलब होता है प्रबंध में समूह होता है, समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सभी लोगों के बीच में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के प्रबंध फेल हो जाता है। टॉप ऑर्डर वाले जो तय कर रहे हैं, मैनेजर नहीं मान रहा है, मैनेजर की बात जो उसके लोअर लेवल में रहने वाले एम्प्लॉयज़ नहीं मान रहे हैं,
तो मैनेजमेंट का वहाँ पर कोई रोल नहीं है, पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा, सब अपनी अपनी करने लग जाएंगे। तो समन्वय प्रबंध का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है। आप सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाया, सब कुछ ठप पड़ जाएगा, आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। ठीक है। प्रबंध एक सृजनशील शक्ति है, कार्य है। सृजन का मतलब होता है इनोवेशन करना, किसी काम को कितने बेहतर तरीके से किया जाए। नए तरीके कार्य हर कोई करता है, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन उस पार्टिकुलर काम को कितने आसान तरीके से, कितने ज़्यादा इनोवेटिव वे में किया जा सकता है, ये प्रबंध का ही कार्य होता है। प्रबंध कोई कार्य करता है तो उसके जो समूह होता है, समूह से कहा जाता है बताओ इस कार्य को कैसे कैसे किया जाए, कोई नया आइडिया दो। तो नया आइडिया सोचने का काम प्रबंध का होता है। प्रबंध उद्देश्य निर्धारित करता है। उद्देश्य मतलब व्यवसाय का क्या कार्य है, व्यवसाय का एक प्रमुख लक्ष्य होता है, लेकिन उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी छोटे छोटे और उद्देश्यों की निर्माण किया जाता है, जो प्रबंध के हिस्से में आता है। प्रबंध एक व्यवहार है, एक बिहेवियर है। प्रबंध दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, हर चीज़ को सही। जैसे एक परिवार है, परिवार का जो मुखिया होते हैं, जो पापा होते हैं, सबको साथ में लेने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। मतलब पापा इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि परिवार एकजुट हो सके। तो व्यवसाय भी परिवार का एक हिस्सा है, और व्यवसाय में जो पापा होते हैं, जो टॉप लेवल में बैठा हुआ होता है, चाहे वो सीईओ, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी बैठा हो, उसके अधीन होके बाकी सब लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में हेल्प करते हैं। तो यह प्रबंध की विशेषता है। अब बात करते हैं प्रबंध की प्रकृति, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या प्रकृति है प्रबंध की? प्रकृति में सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। विज्ञान बताता है कि किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से, नियम के साथ होते हुए सिद्धांतपूर्ण तरीके से कैसे पूरा किया जा सके, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका अध्ययन करना भी विज्ञान है। तो प्रबंध के अंतर्गत भी अपने प्रबंधकीय सिद्धांत है, प्रबंधकीय नियम है, प्रबंधकीय मापदंड है, जिसके आधार पर प्रबंध के सभी कार्यों को पूर्ण किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबंध एक विज्ञान है, जबकि प्रबंध एक कला है, और कला कहता है कि किसी की कार्य को कैसे किया जाए, कार्य करने के ढंग को कला कहते हैं। कार्य करने के नियम सिद्धांत है, लेकिन ढंग को कला बोलते हैं, क्योंकि हर एक नियम को कहाँ अप्लाई करना है, किस जब समस्या को पूर्ण कैसे किया जा सके, किस लोगों के साथ, क्योंकि कार्य जो होता है ना लोगों से होता है, मशीनों से नहीं। प्रबंध मानवीय क्रिया है पहले, और मानव को व्यवहार करने के लिए विज्ञान नहीं कला काम होता है, आता है। इसलिए प्रबंध का कार्य कला भी है। इसका मतलब प्रबंध कला और विज्ञान दोनों एक साथ है। यहाँ पर नियमों का भी प्रयोग होता है, यहाँ पर सिद्धांतों का भी प्रयोग होता है। किस नियम को किस जगह प्रयोग करना है, किस सिद्धांत को किस जगह प्रयोग करना है, ये कला है। प्रबंध एक पेशा है। पेशा का मतलब क्या होता है? पेशा का मतलब होता है आपको अपने कार्य का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उसके रिलेटेड प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, आपको अपने कार्य का प्रॉपर अनुभव होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर संस्था से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। जैसे नॉर्मली कहते हैं कि जो MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रबंधक तैयार करता है, और उसके माध्यम से जो लोग कार्य करते हैं, प्रबंध की क्रिया करते हैं, पेशेवर तरीके से करते हैं। तो प्रबंध एक पेशा है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए पेशेवर ज्ञान की आवश्यकता होती है। हालांकि ये ज्ञान डिग्री से भी आती हैं, और जो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं अनुभव के आधार पर भी आती है। जैसे डॉक्टरी का लाइन वो किससे होता है? डिग्री से होता है। लेकिन प्रबंध का कार्य डिग्री और जो है अनुभव दोनों से आ जाता है। बिना डिग्री के भी लोग प्रबंधक बन सकते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब होता है ये हर जगह, हर स्तर पे, हर एक क्रिया पे, हर एक बिंदु पर प्रबंध का प्रयोग होता है। हर कोई अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार से, छोटे बड़े किसी प्रकार से प्रबंध की कार्य को पूर्ण करता है। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि प्रबंध ही अपने एम्प्लॉय को, समाज को
अपने जो कर्मचारियों को साथ में लेकर चलने की प्रक्रिया है, और ये दोनों ही समाज का जो है समाज से जुड़े होते हैं। तो समाज से जुड़े इन सभी लोगों के हितों का ध्यान कैसे रखा जाए, सैलरी कितनी देनी है, सबको जोड़ के कैसे रखा जाए, लाभ की प्राप्ति कैसे किया जाए, जो ओनर है ओनर को कैसे खुश रखा जाए, इन सभी चीज़ों को पूरा करना होता है। और इन सभी चीज़ों को ही सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। प्रबंध एक प्रणाली है, क्योंकि प्रबंध की प्रक्रिया, प्रणाली का मतलब प्रोसेस, हर चीज़ स्टेप टू स्टेप होता है। पहले हमें प्लान तैयार करना पड़ता है, प्लान के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन बनाता होता है, फिर उसी आधार पर लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, स्टाफिंग बोलते हैं, फिर उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, लास्ट में उनको कंट्रोल करना पड़ता है। प्रॉपर वे में होता है, एक के बाद एक साथ सब कुछ नहीं होता, स्टेप टू स्टेप होता है। प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है। तो ये जो पॉइंट है आज के डेट में, प्रबंध जन्मजात प्रक्रिया ये अनिवार्य है, तो सीधा आंसर है नहीं। ये कथन सही है लेकिन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो जन्मजात है आज के डेट में स्कूलों में कॉलेज में कार्य करते करते भी अच्छे प्रबंधक बनते हैं। उनके मम्मी पापा का प्रबंधक होना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, बिल्कुल सही है। प्रबंध के अपने स्तर होते हैं, प्रबंध का उच्च स्तर होता है, प्रबंध का मध्य स्तर होता है, प्रबंध का निम्न स्तर होता है, हर एक स्तरों पे प्रबंध होता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, बिल्कुल सही है। प्रबंध दिखता नहीं है लेकिन होता है। जीवन, ये कहते हैं ना, अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है तो जीवन का अनुशासित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो अनुशासित, अनुशासन वर्ड किया गया, डिसिप्लिन, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है प्रबंधन से। प्रबंध मतलब जीवन के हर एक चीज़ को सही तरीके से कब क्या करना है, इन चीज़ों को सुचारू रूप से रखना है, तभी जीवन आगे बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार के व्यवसाय के हर क्रिया को पहले से सोचना, समझना, सही समय पर सही कार्य करना ही प्रबंध है। प्रबंध का स्वामित्व प्रयास अभिन्न अंग होता है। प्रबंध का स्वामित्व प्रयास अभिन्न अंग होता है। जो स्वामित्व होता है वो प्रयास से होता है, और स्वामित्व किस प्रकार से बिजनेस को आगे लेके जाए इस पे जुड़ा हुआ, तो ये प्रबंध की प्रमुख प्रकृति के अंतर्गत आता है। प्रबंध के उद्देश्य, देखिए सब कुछ अपनी जगह पर, सारी क्रिया कार्य अपनी जगह पर, लेकिन जब तक एक उद्देश्य नहीं होता, जीवन का हमारा अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं है, हमारे पास अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो जीवन की क्या मतलब होता है। लक्ष्य का होना जरूरी है। हर किसी के जीवन में अपना कुछ लक्ष्य होता है, सक्सेस होता है, जहाँ तक पहुँचना होता है उस तक पहुँचने के लिए हर कोई कार्य करता है। मेरा अपना लक्ष्य है हर किसी का, तो उसी प्रकार से व्यवसाय का भी अपना लक्ष्य होता है। और व्यवसाय के लक्ष्यों को पूरा करना किसका लक्ष्य होता है? प्रबंधन का लक्ष्य होता है, मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है। तो ऐसे में एक प्रबंधन का, एक मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है वो समझना है। तो प्रबंध को क्या करना होता है? अपने बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करना है, और उसके लिए उसके उद्देश्य क्या है? नंबर 1, न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। एक अच्छा मैनेजमेंट तब कहा जाता है कि वो किस प्रकार से व्यवसाय के न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्रक्रिया को कर सके, पहला। नंबर 2, संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। जैसे कि मैंने अभी कहा, प्रबंधन हमेशा व्यवसाय के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है। तो जो लक्ष्य निर्धारित हुए उस लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जा सके, कितनी जल्दी पूरा किया जा सके, कितनी सक्षमता के साथ पूरा किया जा सके, ये प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है। श्रम पूंजी की मदद, अच्छे संबंधों की स्थापना करना। प्रबंध खुद कार्य भले ना करे, लेकिन अपने अंदर जो एम्प्लॉइज है, जो श्रम है उनका, और जो बिजनेस में पैसे लगे हुए पूंजी, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा होता है कि पूंजी का सही उपयोग करते हुए, श्रम का सही उपयोग करते हुए व्यवसाय के सभी कार्य को पूर्ण किया जा सके। ये प्रबंध का ही उद्देश्य है कि आप अपनी पूंजी का सदुपयोग करें, आपके पास जो श्रम है उसका सदुपयोग करें, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना। एक व्यवसाय में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करना, उनका अधिकतम प्रयोग करना, इस प्रकार से प्रयोग करना कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में उन संसाधनों के माध्यम से अधिकतम आय या आगम की प्राप्ति कर सके। मालिकों के हितों की रक्षा करना प्रबंध का, क्योंकि व्यवसाय के जो मालिक होते हैं ना, उन्होंने रिस्क लिया है,
उन्होंने क्या लिया है? जोखिम लिया है। जोखिम लेते हुए व्यवसाय में पूंजी को निवेशित किया है और पूंजी का प्रयोग करने की जिम्मेदारी होती है प्रबंध की। तो पूंजी को उचित प्रकार से प्रयोग करते हुए व्यवसाय के लक्ष्यों को पूरा करके अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना, ताकि मालिकों के हितों की रक्षा हो सके। प्रबंध की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से वो मालिकों के हितों पूरा करने के लिए कर्मचारियों का उचित प्रयोग करे, कहीं कर्मचारी नाराज ना हो जाए, काम छोड़ के भाग ना जाए। कर्मचारियों के विकास में भी सहायता पता, क्योंकि कर्मचारियों का जितना डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, बिजनेस का भी उतना अधिक विकास होगा। हम कर्मचारियों को लेके काम में नहीं लगा सकते, पहले उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। किसी ने गलती की, गलती को सुधारने के लिए अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। कोई अगर बिजनेस के अगेंस्ट काम कर रहा है, उनको बिजनेस से बाहर निकालना पड़ेगा। कर्मचारी हमेशा बिजनेस के फेवर में काम करे तो प्रबंध को भी उनको अपने फेवर में करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक प्रबंध अपने कर्मचारियों के लिए कार्य नहीं करेगा, तब तक कर्मचारी व्यवसाय के लिए कार्य नहीं करेंगे। तो प्रबंध का ये लक्ष्य है किस प्रकार से हम कर्मचारियों का विकास करते हुए अपने बिजनेस का विकास करें। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रबंधन के उद्देश्य को नियमित 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम जो है इन सभी उसको देखें, उद्देश्यों को देखें, तो इनको प्रॉपर वे में भी क्लासीफाई कर सकता है। जैसे प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य, प्रबंध के सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य क्या क्या होते हैं। चलिए इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य। एक प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य होता है व्यवसाय के ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों को तुरंत विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं सेवाएं प्रदान करना, क्योंकि ग्राहक जितना ज़्यादा बनेगा व्यवसाय उतना ही फलेगा बोले, क्योंकि व्यवसाय बनता है ग्राहकों से। तो ग्राहकों को खुश रखना, ग्राहकों को खुश तभी होगा जब आप ग्राहकों को एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, ताकि वो आपके लिए, आपके प्रोडक्ट पर अपना विश्वास कायम कर सके। एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोग, क्योंकि बाजार में बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं, तो आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर किस प्रकार से विश्वास करेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऊंची किस्म उत्पादों एवं सेवाओं को ऐसे मूल्य पर बेचना जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित को, अपने ग्राहकों को उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, लेकिन उसकी कीमत भी इस प्रकार से रखना ताकि वो समाज के हित में हो। आप ऐसे ही जबरदस्ती उसकी कीमत बढ़ा नहीं सकते। ग्राहकों में यह विश्वास जमाना कि विक्रय की जाने वाली वस्तु और सेवाओं का उत्पाद नवीन एवं आधुनिकतम विधि से तैयार किया गया है। मैंने भी कहा कि ग्राहकों को अपने पाले में लाना है तो सबसे पहले उनका विश्वास जीतना होगा, और उनका विश्वास जीतने के लिए उनको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेंज में प्रोवाइड करना है, और उनको ये भी बताना है कि जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो बाकी प्रोडक्ट से कितना अच्छा है, ये बताने की जिम्मेदारी प्रबंध है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो शुरू होता है सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार से अपने कर्मचारियों के कार्यों को पूरी तरीके से निष्पादित किया जा सके, उनमें कुशलता, मितव्ययिता की भावना बढ़ाया जा सके, इन सब चीज़ों का निर्धारण करना सहायक उद्देश्य होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत उद्देश्य, देखिए प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, तो सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उन सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ण करना जरूरी है। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है आपके यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा, किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को आत्मसम्मान चाहिए, ठीक है, किसी को जो है अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो हर किसी के अपने कुछ व्यक्तिगत क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो प्रबंध को उनका भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना है ताकि प्राथमिक और सहायक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। फिर है सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध का काम केवल लाभ कमाना ही नहीं होता, अपने समाज के लिए भी कुछ कार्य करना होता है, ठीक है। जैसा कि एक नियम भी है कि किसी भी बिजनेस के टोटल प्रॉफिट का पिछले 3 सालों में जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 2% जो है सोशल बेनिफिट्स प्रोग्राम में लगाना होता है, एक रूल है। फिलहाल सामाजिक, अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, इस प्रकार से प्रक्रिया ना करना ताकि पोल्यूशन फैले। अगर पोल्यूशन फैलता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
जीवन स्तर में सुधार में योगदान देना, अपने कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके जीवन स्तर को किस प्रकार के सुधारा जाए, एक उचित पारिश्रमिक देना, अच्छे से उनको डील करना, जॉब की सिक्योरिटी प्रदान करना, ये सब जो भी प्रबंध के प्रमुख उद्देश्यों में आता है। ठीक है, अब उद्देश्य तो अब हो गया प्रबंध के महत्व। एक व्यवसाय के लिए क्या महत्व है प्रबंध का? देखिए, प्रबंध तो जीवन के लिए, व्यवसाय के लिए, हर एक स्तर के लिए आवश्यक है। तो प्रबंध उत्पादन का एक घटक है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यक्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों को संगठित करके उनका प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर व्यवसाय के लिए प्रबंध सर्वोपरि है, जीवन के लिए प्रबंध सर्वोपरि है। जब प्रबंध के महत्व की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रबंध का महत्व, क्योंकि प्रबंध के महत्व से उद्देश्यों में बता दिया था। प्रबंध का उद्देश्य होता है कि जो भी उसके पास संसाधन है उनका न्यूनतम प्रयोग करते हुए किस प्रकार से अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सके। नंबर 2, कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, क्योंकि हमें पता है आज के समय में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जहां प्रतिस्पर्धा ना हो, कंपटीशन ना हो। अगर कंपटीशन इतना खतरनाक आज के टाइम में है तो उस कंपटीशन से बचते हुए या कंपटीशन को भेदते हुए अगर आपको आगे बढ़ना है तो वैसा माहौल बनाना पड़ेगा, अपने प्रबंध को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। इसलिए एक अच्छा और संगठित और एक मजबूत प्रबंध का होना आवश्यक है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, प्रबंध अपने व्यवसाय के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, योजना तैयार करता है, निर्देशित करता है, उसी कार्य को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है, फिर उनको ट्रेनिंग देता है, फिर उनको कार्य को जांचता परखता है, कमियों को दूर करता है। सब प्रबंध के माध्यम से होता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाना, एक प्रबंध हमेशा चाहता है व्यवसाय को आगे लेके जाने के लिए नई नई तकनीक जो आती रहती है, नए नए सिद्धांत आते रहते हैं, नए नए इनोवेशंस आते रहते हैं, उन सब का लाभ उठाए। देखिए, आपको पता हो ना, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो हमेशा बड़े बड़े कॉलेज में, IIM हो गया, ठीक है ना, या फिर IIT हो गया, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके जो नए नए युवा है उनकी भर्ती करते हैं। हर साल होता है। क्यों? क्योंकि जो नए युवा है उनके अंदर नई सोच होती है, नई क्यूरियोसिटी होती है, उनके अंदर कुछ नया पाने की ललक होती है, तो उसका फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं। तो जहाँ पर कुछ नया होता है तो ये अपने बिजनेस पे लाने की सोचते हैं। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, इनोवेशंस कैसे बढ़ाया जा सके, ये प्रबंध के अंतर्गत है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, प्रबंध के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। ठीक है, किसका क्या उद्देश्य है, कब कैसे पूरा किया जाए, ये सब जो है प्रबंध के अंतर्गत ही तय होता है। नीतियों का निर्धारण करने के लिए प्रबंध की अपनी पॉलिसी होती है, हर व्यवसाय की अपनी पॉलिसी होती है और पॉलिसी को निर्माण करने का कार्य प्रबंध का होता है। ठीक है, काम को कैसे करना है, किस तरीके से होना है, इथिक्स क्या होंगे, किसी के उत्तरदायित्व कितने होंगे, किसको कौन सा काम करना, उसके लिए कौन से राइट मिलेंगे, इन सब चीज़ों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी प्रबंध की होती है। श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना, अगर आपके यहाँ पर जो श्रमिक है उनको कार्य करते हुए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उन समस्याओं का समाधान करना की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की ही होती है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वो कर्मचारी आपके व्यवसाय के लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना, आपका काम समाज के साथ है तो समाज में से आपको लाभ लेना है। अगर आपको लाभ की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी पूर्ति करनी होगी। जैसे रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, अपने ग्राहकों को अधिकतम जो है हितों की रक्षा कैसे की जाए, उनको अधिकतम सेवा कैसे प्रदान किया जाए, न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट दिया जाए, तो ये सब जो है प्रबंध के अंतर्गत होता है। व्यक्तियों का विकास करना, जो एम्प्लॉयज़ है उनकी स्किल कौशलता का विकास कैसे किया जाए, सामाजिक स्थिरता कैसे बनाए रखा जा सके। व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंध अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना प्रबंध के व्यवसाय नहीं चल सकता। उत्पादन की विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना, गैर व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध का भी अति महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये प्रबंध के महत्व की बात करते हैं। जब प्रबंध की सब कुछ बात कर लेते हैं, अब बात करेंगे एक्चुअल प्रबंध की, मैनेजमेंट की। मैंने कहा प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगर प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये हुआ प्रबंध व्यवसाय के हर एक स्तर में पाया जाता है। तो प्रबंध के स्तरों को 3 वर्गों में बांटा गया है: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध
और निम्न स्तरीय प्रबंध। अगर इसको हम बात करते हैं, इसको पिरामिड प्रबंध के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। पिरामिड सिद्धांत ये पिरामिड की तरह है जहां पर प्रबंध के 3 अलग अलग लेवल को दर्शाया गया है। सबसे पहला है टॉप लेवल, फिर होता है उसके नीचे मिडिल लेवल और इसके नीचे लोअर लेवल, और लोअर लेवल के नीचे जो होता है ये समतल होता है, ग्राउंड लेवल। यहाँ पर कौन काम करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं कौन? व्यवसाय के कर्मचारी, एम्प्लॉयज, कौन? श्रमिक। टॉप लेवल के अंतर्गत जो आते हैं जिनका काम होता है क्या? व्यवसाय के लिए पॉलिसी तैयार करना, प्लानिंग तैयार करना, और इसके अंदर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ या फिर चेयरमैन, जो सबसे ऊपर के अधिकार होते हैं, और ये पूरे व्यवसाय को साथ लेने की जिम्मेदारी इनकी होती है। व्यवसाय के उद्देश्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। व्यवसाय के लिए नीतियों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी इनकी, व्यवसाय के बीच में समन्वय करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। इनके ठीक नीचे आते हैं मिडिल लेवल, जो व्यवसाय के कुछ भागों में बांट देते हैं और हर भाग का एक अध्यक्ष बनाता है जिसको मैनेजर बोलते हैं। जैसे अगर कार्य की तरह बांटा जाता है तो विक्रय का मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, परचेज मैनेजर होता है, स्टॉक मैनेजर होता है, एचआर होता है। अलग अलग लेवल में अलग अलग मैनेजर होते हैं जो इस वक्त, जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, डिप्टी मैनेजर हो गया, ठीक है। ये अलग अलग मैनेजर होते हैं जो अपने हिस्से के काम को पूरा करते हैं। इन मैनेजर के नीचे काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं और हर काम के लिए सुपरवाइजर और फोरमैन होते हैं, और इनको ही लोअर लेवल मैनेजर कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं किससे? एम्प्लॉइज से। किससे? एम्प्लॉइज से। तो लोअर लेवल बोलते हैं क्योंकि ये लोअर लेवल पे एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं वो। अब बात करेंगे इन तीनों ही लेवल के जो प्रबंधन मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होते हैं, इनके किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधन, टॉप लेवल। टॉप लेवल जो कि संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है, सबसे पहला होता है जिसका कार्य होता है नीतियां निर्धारित करने का, उद्देश्य निर्धारित करना, लक्ष्यों को निर्धारित करना, और इसके अंतर्गत संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंग्लिश से बोलते हैं सीईओ आते हैं। ये 2 आते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? निक्षेपी का कार्य करना, ट्रस्टीशिप यानी कि पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने का इनका होता है। पूरे बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्धारित करना इनका जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जो संचालक मंडल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, योजनाओं परिणामों को जांच करना, बजट कितना होगा, व्यावसायिक दीर्घकालिक स्थापित प्रदान करना, महत्वपूर्ण मामलों के विचार, यानी कि पूरे जो व्यवसाय का जो बोलते हैं थिंक टैंक, क्या बोलते हैं इसको? थिंक टैंक, वो होता है संचालक मंडल। और इन संचालक मंडल को समन्वय करने के लिए दूसरा जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो पूरे बिजनेस का सबसे बड़ा टॉप का होता है। इसको हम जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं, इसको महाप्रबंधक भी बोल सकते हैं, इसको चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष के भी नाम से भी जाना जाता है। और इसका कार्य होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना। सबसे पहला बैठा होता है जो पूरे इसमें, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल बैठा होता है, जो मालिक, ठीक है, मालिक यानी कि मैनेजमेंट, और नीचे जो टीचर स्टूडेंट उनके बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बैठाता है। संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से कैसे लागू किया सके, इस तथ्य को जानना कि अधीनस्थ अधिकारी कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सीईओ की होती है। पूरा बिजनेस सीईओ के निर्णयों पर जो डिपेंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल स्तरीय मैंने कहा। और ये जो है टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है उनके अंडर में काम करते हैं। ये निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय के बीच में सीढ़ी का यानी कि सेतु का काम करते हैं। यहाँ पर होता है टॉप लेवल, यहाँ पर होता है लोअर लेवल, और इन दोनों के बीच में जो है पुल का काम करने वाला काम करते हैं। और इसके अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर, उप डिपार्टमेंटल मैनेजर इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें विक्रय प्रबंध, क्रय प्रबंध, स्टोर मैनेजर आदि होते हैं। इनके कार्यों की अगर बात करते हैं, उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंधक के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। दोनों के बीच में समन्वय करते हैं, संचार व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उनके निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति कैसे किया जाए उससे काम करते हैं।
संगठन में विभिन्न अंगों में प्रभावी संतुलन बनाए रखने का काम होता है। वास्तविक परिणामों पर नजर रखना और उनकी तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो अपने नीचे एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके और उनको अभिप्रेरित करने की जिम्मेदारी होती है। तो ये है मिडिल स्तर। और इनके नीचे आते हैं एक्चुअल में ग्राउंड में काम करने की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके बिना तो कार्य हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये कौन होता है? सबसे निचले वाला प्रबंध स्तर, जैसे सुपरिटेंडेंट हो गया, फोरमैन हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, यानी सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, ये सब होते हैं। इनका काम होता है उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अनुरूप दैनिक योजना निर्माण, क्योंकि इनको बड़ा नहीं बनाना है, इनको उतना ही काम करना है जिनका टारगेट इनको दिया गया है। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, किसको क्या कार्य करना है, कब करना है, कितना करना है, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, उनका विकास करना, कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियंत्रण करना, सामग्री, औजार, मशीनों की व्यवस्था करना, उनके रखरखाव करना, सुरक्षित माहौल तैयार करना, ठीक है, श्रमिकों के बीच संभाला देना, श्रमिकों को ट्रेनिंग देना, उनके समस्याओं को सॉल्व करना, और सबसे इम्पोर्टेंट एक मानवीय संबंध स्थापित करना, ताकि व्यवसाय का जो कार्य, जो माहौल है, जो वास्तविक ग्राउंड लेवल का जो कार्य होता है, जो सबसे मुश्किल कार्य होता है, उनको सहज तरीके से कर सके, वहां पर अपनापन की भावना हो सके, सब लोग इस प्रकार से कार्य कर सके ताकि व्यवसाय उन्नति की ओर जा सके। और इसकी जिम्मेदारी निम्न स्तरीय प्रबंधकों के पास ही होती है, यानी कि सुपरिटेंडेंट, फोरमैन और सुपरवाइजर के पास होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रबंध के स्तर। अब सब कुछ हो गया, प्रबंध के कार्य की बात करते हैं। प्रबंध के कार्यों की बात कर लें या फिर प्रबंध प्रक्रिया की बात करते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर द फंक्शन ऑफ मैनेजर। बेसिकली अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है मैनेजर में अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग ग्रुप में बांटा है। बेसिकली 5 प्रमुख कार्य हमारे सामने हैं। एक होता है नियोजन करना, प्लानिंग, संगठन, ये एक के बाद एक होता है। संगठन के बाद नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन, और लास्ट में आता है नियंत्रण करना, यानी कि देखना कार्य कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ कमियां तो नहीं है। ये 5 कार्य होते हैं प्रबंध के अंतर्गत। इन 5 कार्यों को अगर पढ़ते हैं 1 बाय 1, सबसे पहला है नियोजन। नियोजन, किसी कार्य को कैसे किया जाए, इसका मतलब नियोजन ये बताता है कि भविष्य से संबंधित किसी कार्य को हमें किस प्रकार से पूरा करना है। वर्तमान को भविष्य से जोड़ने की प्रक्रिया है नियोजन। प्लानिंग है कि किसी कार्य को क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा करना है, इससे संबंधित सारी प्लानिंग तैयार करना ही क्या होता है, नियोजन। ठीक है, इसके अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, सीमाएं विकसित की जाती हैं, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, एक विकल्प का चयन करना होता है और योजनाओं को लागू करना और उनकी समीक्षा करना महत्वपूर्ण होता है। ये नियोजन होता है। तो नियोजन के बाद दूसरा आता है संगठन। कार्य के व्यवसाय के उद्देश्य निर्धारित हो गए। अब उद्देश्य की पूर्ति अकेला प्रबंधक तो कर नहीं सकता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ गए वही काम करने लग जाए, नहीं। तो व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एक सशक्त संगठन का होना जरूरी है। संगठन का मतलब होता है कि उस कार्य को करने के लिए जो लोग हैं, जो लक्ष्य की पूर्ति करने वाले जो तंत्र है, नेटवर्क है, जैसे मैनेजर हो गया, मैनेजर कौन सा मैनेजर क्या कार्य होगा, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे होगा, परचेज डिपार्टमेंट क्या होगा, कौन जो है स्टॉक में ध्यान रखेगा, स्टॉक कहाँ से आएगा, इस सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना और उसको एक उचित व्यक्ति को सौंपना, वो संगठन है। मतलब कार्यों की पहचान, उनका विभाजन करना, लोगों को कार्य सौंपना, विभागीकरण करना, विभागों की में बांटना, सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए संबंध स्थापित करना, ये संगठन का हिस्सा है। संगठन तैयार होने के बाद जो पद होते हैं, उन पदों को पूरा करने के लिए जो काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। सही पद में सही जॉब के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं नियुक्तिकरण, जो कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, प्रबंधन का। क्योंकि कार्य व्यक्तियों से होता है, सही व्यक्ति से सही काम लिया जा सके उसके लिए नियुक्तिकरण किया जाए और नियुक्तिकरण की अपनी प्रक्रिया होती है। काम क्या है, कौन करेगा, उसके अंदर कौन कौन से स्किल होने चाहिए, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको नियुक्ति पत्र देना, ये सब कुछ नियुक्ति स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। फिर आता है निर्देश। जब स्टाफ हमारे आ जाते हैं, स्टाफ को डायरेक्ट करना होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो भी नियुक्त व्यक्ति है उनको बताना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है,
उनको मोटिवेट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आपको डाउटफुल होता है उसको बीच बीच में बताते रहना है। तो निर्देशन के अंतर्गत बेसिकली 4 प्रमुख एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना कि जो व्यक्ति को काम दिया गया है वो सही तरह से कर रहा है या नहीं है। नेतृत्व करना, काम को कैसे करना इस चीज़ के बारे में बताते रहना। लीडरशिप देना कि नेता का होना जरूरी है, नेता मतलब उस जिसको फॉलो करे बाकी सब लोग। फिर है संप्रेषण, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है, ताकि उनके अनुसार जो एम्प्लॉयज़ है प्रॉपर वर्क कर सकें। एम्प्लॉय को परेशानी है वो परेशानी उन तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको दूर किया जा सके। कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर वे में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां जरूरी है उसको उचित मोटिवेशन देना चाहिए, और मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ताकि व्यवसाय के हित को देखते हुए, कर्मचारियों के हितों को देखते हुए लक्ष्यों की पूर्ति किया जा सके। और इन सबको चीज़ों को मेंटेन करने के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं व्यक्ति रख लिया, काम भी रख लिया, मोटिवेट भी करते रहते हो, लेकिन अब नियंत्रण का मतलब होता है जो भी कार्य है उन कार्यों से रिलेटेड उचित प्रमाप यानी कि स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है। इस प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं कि जो तैयार किए गए मानक है उनके अनुरूप आज काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार दोनों के बीच में तुलना करना, कमी है उनको लिए दूर करना, सुधारात्मक कार्य करना, ये नियंत्रण है। मतलब उत्तरदायित्व का मापदंड स्थापित किया जाता है जिसके अनुसार कार्य का प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। नंबर 2, वास्तविक प्रगति के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप विवरण तैयार किया जाता है। नियोजित तथा वास्तविक कार्य प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करके विचलनों का पता लगाया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर उनको दूर करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि आगे जाके वो विचलन ना आ सके, जो कमियां थी वो कमियां दोबारा ना आ जाए, जो समस्या थी उन समस्या दोबारा ना आए। ये होता है नियंत्रण। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के। एक ही पॉइंट बचा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, घटक समन्वय, जो मैं अलग से बताऊंगा वो क्या होता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है जो मैंने इसका हिस्सा नहीं बनाया है। बस बने रहिए, मेरे तक जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से लगातार कंटेंट मिलेगा ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार कवर कर सके। जो भी गलतियां हुई थी वो इस बार ना हो सके, बस बने रहना जरूरी है। शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में।